तो उसका सही पहचान ये है एक कि नंबर ऑफ केसेस जो है ना वो ज़्यादा हो। मतलब जिस तरह सा सार्कोमा के केसेस 1981 से पहले साल में कभी 2 या 3 केसेस होते थे, और 1981 में यकदम जो है ना वो केसेस इंक्रीज होके इस साल 30 तक जो है ना वो केसेस चले गए। फिर क्लस्टर ऑफ केसेस ये कि एक ही जगह आपको जो है ना वो अचानक केसेस मिलने लग जाए। फॉर एग्जांपल लेप्टोस्पायरा के एलिनोसिस यूएस में 3 एथलेट्स जो है ना वो एक्यूट फेब्राइल इलनेसेस के साथ जो है ना वो एडमिट हो गए। अब तीनों एथलेट हैं, ऐसी क्या वजह है कि एक डिजीज़ आ रही है तो सारे एक जैसे लोगों में आ रही है। और ये ऐसा भी है कि अगर एक सिंगल केस हो जो पहले कभी अकड़ी ना हुआ हो, और फॉर एग्जांपल एवियन फ्लू जिस तरह H5N1 है हांगकांग में, 3 साल के बच्चे में ये केस आ गया। हालांकि इससे पहले ये एक एनिमल में जो है ना वो सर्कुलेट कर रहा था, और यकदम जो है ना वो ह्यूमन पॉपुलेशन में ये वायरस आ गया। और फिर उसके बाद साइंटिस्ट ने अराउंड द वर्ल्ड एक फुली इन्वेस्टिगेट किया इस प्रॉब्लम को। एंडेमिक क्या है? एंडेमिक जब कोई डिजीज किसी एक एरिया में कंटिन्यूसली रहे, और वो उस एरिया का रूटीन की जो है ना वो डिजीज रहे, विदाउट इम्पोर्टेशन फ्रॉम द आउटसाइड, वो आपकी कंट्री की इंटरनल डिजीज है। और जिस तरह एक एपिडेमिक जब किसी एक खास एरिया तक महदूद रहा तो उसे आउटब्रेक कहते थे, लेकिन यही एपिडेमिक अगर वो लार्ज पॉपुलेशन को बेस्ड ऑन द जियोग्राफिक एरिया, नेशन या कंटिनेंट के हिसाब से जो है ना ये अकर हो जाए तो उसे पेंडेमिक कहते हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डिजीज आउटब्रेक, जिस तरह हम रिस्क फैक्टर जिसको कहते थे, अब यहां पे देखें एक बंदा इम्यून है और दूसरा ससेप्टेबल है, तो इम्यून में जो लोग कम्युनिटी इम्यून थी वहां पे कोई आउटब्रेक नहीं आया, और जो ससेप्टेबल कम्युनिटी थी वहां पे डिजीज का आउटब्रेक आ गया। अब ये जो ससेप्टेबिलिटी है, ये ऐसा भी हो सकता है कि फॉर एग्जांपल ये डेनमार्क में एक आइसलैंड है जो एक बिल्कुल एक आइसोलेटेड कम्युनिटी थी, और जैसे ही उनका मीजल के साथ एक्सपोजर हो गया तो वहां पे पूरी आइसलैंड में जो है ना वो आउटब्रेक आ गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एक ससेप्टेबल पॉपुलेशन किसी एंडेमिक एरिया में एंटर हो जाए, तो वो पॉपुलेशन तो एक ससेप्टेबल था उनके लिए, तो वो डिजीज उससे कभी उनको एक्सपोजर ही नहीं हुआ था,
अब एंडेमिक एरिया में जिस तरह पाकिस्तान में हमारे यहाँ टीबी एंडेमिक है, ब्रुसेलोसिस एंडेमिक है, तो फॉरेन से कोई भी अगर ससेप्टेबल कोई पॉपुलेशन जहाँ पे ये ब्रुसेलोसिस और टीबी की केसेस वहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं, तो वो अगर आते हैं यहाँ पे कोई विजिटिंग पे या इस तरह की केसेस में, तो वहाँ पे एक आउटब्रेक उनमें जो है ना वो एक्सपेक्टेड है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? इन्फेक्शन की रिसीविंग के बाद किसी बॉडी में सिम्टम के आने तक ये दौरानिया। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्यों ज़रूरी है, रीज़न क्या है? इससे पहले भी तो हमने इंक्यूबेशन पीरियड को इन चीज़ों इन बेसिक डिफिनीशंस के बारे में जस्ट उनकी डिफिनीशन तक पढ़ा था, लेकिन इनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्यों ये टर्मिनोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट है? एक ये है कि इम्पोर्टेंट इन केस ऑफ जब आप किसी बंदे को आइसोलेट करते हैं, फॉर एग्जांपल कोरोना के केसेस में जब आप किसी को आइसोलेट करते हैं, तो आपको पता है कि तकरीबन 14 डेज इसका जो है ना वो इंक्यूबेशन पीरियड है। तो ये जो इंक्यूबेशन पीरियड किसी डिजीज़ की है, ये आपके लिए इस वजह से इम्पोर्टेंट है कि आपको कम से कम ये अंदाज़ा होता है कि मैंने उस इन्फेक्टेड बंदे को या किसी बंदे को जिसको मैं चेक करने जा रहा हूँ, कितनी देर तक मुझे उसको आइसोलेशन में रखना चाहिए। और इसी वजह से जब आप उसको क्वारंटीन करते हैं तो उसकी इंक्यूबेशन पीरियड से ज़्यादा उसको दिनों के लिए आप उसको क्वारंटीन करते हैं। अगर 14 दिन इंक्यूबेशन पीरियड तो आप सेफली जो है उसको 15-16 दिनों तक जो है ना वो कम से कम आप उसको क्वारंटीन करते हैं, आइसोलेट करते हैं। और अगर आप किसी डिजीज़ को किसी माउस में किसी जगह पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और आप एक डिजीज़ को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तब भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको कम से कम इंक्यूबेशन पीरियड का पता हो, तो आपको ये अंदाज़ा होता है कि कब मैं साइन एंड सिम्टम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्वारंटीन आजकल के दिनों में तो आप लोगों के लिए ये नया वर्ड नहीं होना चाहिए। ये बेसिकली एक इटालियन वर्ड था। जब प्लेग, ब्लैक डेथ की डिजीज़ आई थी, तो इटली में फिर हुआ ये कि जो भी ट्रैवलिंग करता था वहाँ पे जाता था थ्रू शिप्स, तो उन्हें कंट्री में एंटर होने से पहले 40 दिन, पहले 30 दिन था, और जब वो काम नहीं करता था तो 40 दिन तक जो है ना वो उनको आइसोलेट रखते थे सिटी में या कंट्री में, प्लेग की ट्रांसमिशन को रोकने के लिए। तो ये 40 दिन जो है ना वो एक मुख्तस हुए थे, और वहाँ से फिर ये क्वारंटीन का जो है ना ये एक टर्मिनोलॉजी जो है ये सामने आ गई। अब एपिडेमिक्स के 3 टाइप से कॉमन सोर्स में एपिडेमिक में सिंगल सोर्स या पॉइंट सोर्स एपिडेमिक और कंटिन्यूस और मल्टीपल सोर्स एक्सपोजर एपिडेमिक। फिर प्रोपेगेटेड एपिडेमिक, प्रोपेगेटेड में पर्सन टू पर्सन, आर्थ्रोपोड, या आगे हम डिटेल से देखते हैं, एनिमल रिजर्वायर, और स्लो मॉडर्न एपिडेमिक। पॉइंट सोर्स कि जिसमें सोर्स ऑफ इन्फेक्शन जो है वो एक ही बंदा हो, एक ही सोर्स हो, और वो सबके लिए जो है इन्फेक्शन का बायस बने। फॉर एग्जांपल एक ये फूड
कोई एक फास्ट फूड या कोई एक बारबेक्यू वगैरह या कोई रेस्टोरेंट वगैरह है जहाँ से कोई इन फूड पॉइजनिंग का केस। अब जितने भी ये लोग यहाँ पे खाना खाने आ रहे हैं, सोर्स उनका एक ही है, ये पॉइंट सोर्स एपिडेमिक इसको कहते हैं, कि जितने भी केसेस है वो इस एक सोर्स से जो है ना वो लिंक कर रहे हैं। कॉमन सोर्स का क्या मतलब? कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर, और एक है कॉमन सोर्स मल्टीपल एक्सपोजर। कॉमन सोर्स सिंगल एक्सपोजर का मतलब ये है कि सोर्स तो कॉमन है, इसकी डिफिनीशन को देखे, लेकिन एक्सपोजर एक ही मरतबा हुआ। फर्स्ट केस एंड द लास्ट केस हैपन विद इन वन इंक्यूबेशन पीरियड। एक इंक्यूबेशन पीरियड में एक ही जगह से वो सोर्स था और वहां से जो है वो एक्सपोजर हो गया। और वहीं से जो है ये वर्ड याद रखे सिंगल एक्सपोजर के लिए, कि रैपिड राइज इन द नंबर ऑफ केसेस फॉलोड बाय द रैपिड डिक्लाइन, के जो एक्सपोज हो रहा है वो किसी और को जो है ना वो नहीं ट्रांसफर कर रहे वो डिजीज। मतलब 10 बंदे हैं, एक कॉमन सोर्स से जो है ना वो फूड ले रहे हैं, लेकिन वो 10 बंदे मजीद फिर 10 बंदों को किसी और को जो है ना वो डिजीज ट्रांसफर नहीं कर रहे। ये सिंगल टाइम एक्सपोजर है, तो ये डिजीज क्या होगा, वो 10 बंदे एट अ टाइम जो है ना वो एपिडेमिक इंक्रीज और एट अ टाइम जो है ना वो डिक्लाइन स्टार्ट हो जाएगा, उनमें कोई कंटिन्यूटी नहीं आएगी जी। Common source multiple exposure. There is only one source which provide continuous or intermittent exposure. Source common है, लेकिन मल्टीपल एक्सपोजर जो है ना वो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोस्टिट्यूट्स के जो एक कॉमन सोर्स है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस का, जो जितने भी क्लाइंट उनके पास दो मरतबा आए, दो मरतबा एक्सपोजर होगा, तीन मरतबा आए, तीन मरतबा एक्सपोजर होगा, चार मरतबा आए, चार मरतबा एक्सपोजर होगा। मल्टीपल सोर्स एक है और एक्सपोजर मल्टीपल एक्सपेक्टेड है। वाटर की सप्लाई, कोई पाइप जो है ना वो लीक है, किसी सीवेज वाटर के साथ कोई फीकल कंटेमिनेशन आया हुआ है, तो जो भी वहाँ से जो है ना वो पानी ड्रिंकिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल करेगा, वो सोर्स एक है। आप बार बार भी आए, लेकिन जब तक आप ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, बार बार भी आए, तब तक जो है ना वो सोर्स कॉमन है, मल्टीपल एक्सपोजर आपको हो सकता है। और एक हमारे पास प्रोपेगेटेड एपिडेमिक है, कि this kind of outbreak is caused by the transmission from one person to another person। कि जो पिछले दो एग्जाम्पल हमने देखे, वो अगलों को जो है ना वो प्रोपेगेट नहीं कर रहे वो डिजीज, वो अगले को प्रोपेगेट नहीं कर रहे वो डिजीज। यहां पे क्या है,
एक बंदा इन्फेक्ट हो गया, उसने इन्होंने इनको एक कम्युनिकेबल डिजीज़, जिस तरह आजकल सार्स में आप